नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। चुनाव की हर बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाएंगे। कहां पर क्या हो रहा है और आखिर कौन सी वो गतिविधि है चुनाव से जुड़ी हुई जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो शिव भक्त राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी अब राम भक्त बनने की तैयारी में है। यूपी में कांग्रेस की चुनावी नैया को पार लगाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा अब भगवान राम की शरण में जाने वाली है। यूपी में राम बनाएंगे कांग्रेस के बिगड़े काम। राम नाम के सहारे नैया पार लगाएंगी प्रियंका। शिव भक्त राहुल की बहन राम भक्त। यूपी में गंगा की बेटी बनकर वोट यात्रा पर निकली प्रियंका गांधी अब राम भक्त के रूप में नजर आएंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा 27 मार्च को अयोध्या जाएंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा अयोध्या में रोड शो करेंगी। 27 मार्च को सुबह 10:30 बजे हनुमानगढ़ी से रोड शो की शुरुआत होगी। रोड शो अयोध्या के अलग अलग इलाकों से होते हुए शाम 4:30 बजे कुमारगंज पहुंचेगा। रोड शो के दौरान 32 पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं जहां प्रियंका लोगों से मुलाकात करेंगी। 2 जगहों पर नुक्कड़ सभा का भी कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि प्रियंका इस दौरान रामलला के दर्शन करेंगी या नहीं, ये अभी तक तय नहीं, लेकिन चुनावी माहौल में प्रियंका का अयोध्या दौरा कांग्रेस के उसी सॉफ्ट हिंदुत्व का हिस्सा है जो पिछले कुछ चुनावों से दिखाई दे रहा है। आवे जावे कहीं पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा के समर्थन में इतने लोगों ने जहां जहां से होकर के उनका जाना हुआ है, जय श्री राम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे से उनका स्वागत किया है, इसका उन्हें एहसास हो गया होगा। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भी अयोध्या की सियासी परिक्रमा की थी। तब 26 साल बाद नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य अयोध्या पहुंचा था। 8 सितंबर 2016 को राहुल गांधी अयोध्या गए थे। राहुल गांधी ने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए थे। हालांकि वो रामलला के दर्शन करने नहीं गए थे। राहुल के बाद अब प्रियंका अयोध्या पहुंच रही है। जब राहुल पहुंचे थे तब भी माहौल चुनावी था और प्रियंका तो चुनाव के दौरे में ही अयोध्या जा रही है। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में दशकों तक तुष्टीकरण की राजनीति कर चुकी कांग्रेस पिछले कुछ चुनाव से सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, जिसकी शुरुआत गुजरात चुनाव से हुई थी, जब राहुल गांधी ने मंदिर मंदिर जाकर दर्शन किए थे और खुद को जनेऊधारी हिंदू और शिव भक्त बताया था। अब कमान प्रियंका ने संभाली है, जिसकी एक झलक पिछले दिनों प्रयागराज और वाराणसी में दिख चुकी है। सॉफ्ट हिंदुत्व की इसी चुनावी झांकी को लेकर प्रियंका अब अयोध्या पहुंच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर लोकसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 17 दिन बाकी हैं, लेकिन इसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख आज ही है। ऐसे में आज का दिन नामांकन के नाम रहने वाला है। 10 लाख के स्वागत और सम्मान में आपका आदरणीय के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव की जंग का पहला मोर्चा अब करीब आ चुका है। आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख है। पहले दौर में 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान होगा। आज नामांकन के लिए आखिरी दिन है। 28 मार्च को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। पहले चरण के लिए 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8, आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, उत्तराखंड की 5, महाराष्ट्र की 7 सीट समेत 20 राज्यों में मतदान होगा। पहले फेज के चुनावी रण में बड़े बड़े महारथी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मथुरा से बीजेपी की उम्मीदवार हेमा मालिनी आज नामांकन दाखिल करेंगी। इस मौके पर उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। गाजियाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार जनरल वीके सिंह भी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नागपुर से बीजेपी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आज पर्चा दाखिल करेंगे। वहीं बिहार के जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी चिराग पासवान भी आज पर्चा दाखिल करने पहुंचेंगे। इसके अलावा गया से जीतन राम मांझी, आगरा से एसपी सिंह बघेल और अलीगढ़ से सतीश गौतम नामांकन के आखिरी दिन पर्चा भरेंगे। मैं यहाँ पर बोलूंगा, जो सपा बसपा और कांग्रेस के नामुमकिन था, आज मोदी जी ने उसको मुमकिन किया है। मोदी है जो मुमकिन है। पहले फेज में सबसे दिलचस्प लड़ाई यूपी की 8 सीटों पर होनी है। कहा जाता है कि जिसने जीता यूपी का दंगल, उसका सत्तामयी मंगल। ऐसे में दिल्ली की सल्तनत दोबारा हासिल करने के लिए सभी पार्टियों ने पूरा बाहुबल यूपी पर झोंक दिया है। और इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, नामांकन का आखिरी दिन है आज पहले चरण के लिए। जाहिर है आज दिन भर सिलसिला जारी रहेगा नामांकन दाखिल करने का। बिल्कुल, देखिए पहले फेज के लगभग 93 जो लोकसभा सीट है उसमें नामांकन का आज आखिरी दिन है
और जैसा कि आपने भी दिखाया, बड़े बड़े नाम हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के, सभी के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज ही आखिरी दिन है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक बीजेपी ने लगभग 305 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आज देर शाम को फिर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी, घोषणा करने की कोशिश करेगी, लिस्ट जारी करने की। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जाहिर तौर पर है, जैसा आपने भी रिपोर्ट में देखा है कि बीजेपी के लिए यूपी में अभी तक लगभग 40 सीटों पर और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होनी है। आज देर शाम तक इस पर चर्चा भी होगी। तो कहीं न कहीं जो बाकी बचे हुए उम्मीदवार है, उसे बीजेपी आज 1-2 दिन में जारी करेगी। 2014 में लगभग 415 लोकसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी। अभी तक 2019 के लिए 300 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, यानी 100 के लगभग उम्मीदवारों की घोषणा भी होनी बाकी है। तो जाहिर तौर पर नामांकन का, एक तरफ नामांकन का आखिरी दिन, दूसरी तरफ उम्मीदवारों का चयन जारी रहता है बीजेपी। बिल्कुल, और दूसरी तरफ लिस्ट जैसे जैसे आ रही है रविंद्र, कई लोगों के टिकट काट दिए गए, कई नेताओं की नाराजगी की कहीं ना कहीं देखने को मिल रही होगी। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर तो और भी दिलचस्प है ये। देखिए, जाहिर तौर पर खामियाजा सबसे ज्यादा अगर भुगतना पड़ा है तो छत्तीसगढ़ में वहां के 11 के 11 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे गए हैं। खासकर उसमें 10 जो सिटिंग लोकसभा के सांसद थे, चाहे रमेश बैस हो या फिर रमन सिंह के बेटे हो, सबका टिकट काट दिया गया है। नए चेहरे को वहां उतारा गया है। कहीं न कहीं जो विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार हुई थी, उसका खामियाजा लोकसभा सांसदों को भी भुगतना पड़ा है। इसके अलावा आप देखिए कि मध्य प्रदेश में भी कई सांसदों का टिकट कटे हैं, राजस्थान में भी टिकट कटे हैं और उत्तर प्रदेश में भी कई सांसदों के टिकट कटे हैं और काटे भी जाएंगे आज। कहीं न कहीं जो 30-40% पूरे ओवरऑल लोकसभा सांसदों को टिकट काटने का एक लक्ष्य था सर्वे और परफॉर्मेंस के आधार पर, वो पूरी होती दिख रही है। बीजेपी के सूची जो उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक हुई है या होने वाली है। अब बात यूपी की करें अगर रविंद्र, तो जैसा कि हम बता भी रहे थे कि अगर सत्ता की चाबी पानी है तो यूपी का रास्ता तो तय करना होगा, वहां पर जीत बहुत जरूरी है। और जिन नामों पर अभी चर्चा होना बाकी है, क्या वहां पर भी ऐसा हो सकता है कि टिकट कटने की कैंची चल सकती है? बिल्कुल, देखिए, कई जैसे बड़े नाम, कलराज मिश्र ने खुद ही कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हालांकि इसकी कयास काफी समय से लग रही थी, जब उनको हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाया गया था। उस तरह से अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि मुरली मनोहर जोशी को चुनाव लड़ाया जाएगा या नहीं लड़ाया जाएगा। हाल ही में अभी रामलाल जो संगठन महासचिव है, मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात भी की थी। देखिए कि लाल कृष्ण आडवाणी जो गांधीनगर चुनाव लड़ते थे, उनको नहीं लड़ाया गया। तो कहीं ना कहीं बड़े नाम है, बड़े चेहरे हैं। उमा भारती भी पहले ही किनारा करने की कोशिश की है। ऐसे बड़े नाम है, मेनका गांधी का भी सीट ऐलान होना है, वरुण गांधी का ऐलान होना है। तो अभी कई बड़े नाम हैं। उन तमाम चीजों को लेकर कुछ पर मंथन हो गया है, लेकिन कुछ पर बाकी, और जल्दी 1-2 दिन में वो भी साफ हो जाएगा। शुक्रिया आपका रविंद्र, ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो मिशन मोड के साथ बीजेपी ने अपना चुनावी अभियान भी शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। एक और मोदी जी और तीसरी ओर इस सत्ता और स्वार्थ के लिए इकट्ठा हुआ एक गठबंधन है। आप बुजुर्गों को पूछिए, आप बच्चों को पूछिए, आप महिलाओं को पूछिए, नौजवानों को पूछिए, हर जगह एक ही धूम है, मोदी 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 मोदी। 2019 की लड़ाई जीतने के लिए बीजेपी मिशन मोड में आ चुकी है। बीजेपी ने इस जंग को जीतने के लिए अपने सबसे बड़े चुनाव अभियान की कल शुरुआत कर दी। इस विजय संकल्प सभा के लिए बीजेपी देश भर में 500 जगहों पर रैलियां और सभाओं की शुरुआत कर चुकी है। 26 मार्च को भी देश भर में बीजेपी की सभाएं होंगी। इस अभियान में सभी केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और सभाओं के जरिए बीजेपी अपने 5 वर्षों के कामकाज का हिसाब देगी। इस अभियान की शुरुआत कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आगरा से की। अगर आपका गठबंधन जीतता है तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई बता सकता है क्या? बता सकता है? इनका कोई नेता ही नहीं है, ना नेता है, ना सिद्धांत है, ना नीति है। मुख्यमंत्री योगी ने सहारनपुर में रैली की और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर मसूद अजहर तक को 2019 के चुनाव से जोड़ा। ये मैन विदाउट ब्रेन कौन है आप समझ सकते हैं। कुछ नहीं है, जितना आप उन्हें रटाएंगे उतना ही बोलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं जानते। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश कितना जरूरी है, ये बीजेपी के बड़े नेताओं और मोदी सरकार के मंत्रियों ने बताया।
पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने आगरा में रैली की। योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में, जेपी नड्डा यूपी के संभल में थे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज नोएडा में, स्मृति ईरानी कानपुर में, उमा भारती कैराना में, रेल मंत्री पीयूष गोयल बरेली में और यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे रायबरेली में। जिस हाथ ने वर्षों तक भारत की तिजोरी को साफ किया, उस हाथ को दोबारा भारत की तिजोरी के आसपास भी भटकने न दे। आज आपसे कहने आई हूँ कि जब हाथी साइकिल पर सवार होता है तो पंक्चर होना निश्चित है। वहीं अरुण जेटली ने फेसबुक पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला। जेटली ने लिखा, पिछले 3 दशकों से राजनीतिक दलों में परिवारवाद बहुत बढ़ा है। कांग्रेस इस परिवारवाद की जनक है और परिवारवाद से राजनीतिक दलों के सांगठनिक ढांचे ध्वस्त हुए हैं। कांग्रेस के खिलाफ अब बीजेपी पूरी तरह आक्रामक हो गई। वो किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस को बख्शने के मूड में नहीं है, चाहे वो मंच हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सपना चौधरी ने कांग्रेस का सपना तोड़ दिया है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपना ने बताया कि उनका कांग्रेस में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है और उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। वह कांग्रेस पूरे सबूत के साथ मीडिया में आई और कहा कि सपना झूठ बोल रही है। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे न जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग। नहीं, मैंने बिल्कुल कांग्रेस ज्वाइन नहीं की। 24 घंटे के अंदर ही सपना चौधरी ने कांग्रेस का सपना तोड़ दिया। शनिवार को कांग्रेस जिस सपने में खोई थी, रविवार को उसी सपने पर सपना ने पानी फेर दिया। सर नहीं करूंगी मैं प्रचार, सर मैं नहीं कर रही हूँ प्रचार। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपना ने बता दिया कि उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। उनका कांग्रेस में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। मैं बीजेपी से भी मिलती हूँ, मैं कांग्रेस वालों से भी मिलती हूँ, मैं अखिलेश की पार्टी से भी मिलती हूँ, मैं आम आदमी पार्टी से भी मिलती हूँ। मेरी कोई जात नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। आई एम आर्टिस्ट, मैं एक कलाकार थी, कलाकार हूँ। सपना ने तो प्रियंका के साथ वाली तस्वीर तक को पुरानी बता दिया। मेरी तस्वीरें पहले बहुत पहले खींची हुई हैं और वो आपकी तस्वीरें नहीं है। तो जब आप पुराना इंटरव्यू लेके आ सकते हैं तो पुरानी तस्वीरें आने में भी मेरे ख्याल से देर नहीं लगती। सपना के इनकार के बाद सबूत के साथ कांग्रेस भी मैदान में आई है। कांग्रेस के नेता का दावा है कि सपना चौधरी ने पार्टी ज्वाइन की है और वो झूठ बोल रही हैं। देखिए, सपना चौधरी जी कल शाम जो है हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 1800 करोड़ कैंप कार्यालय आई और हमें ऊपर से निर्देश था कि इनको जो है पार्टी ज्वाइन करानी है। तो उन्होंने खुद ये सदस्यता का फार्म भरा और खुद उन्होंने सिग्नेचर किए और ये सामने आप ये फॉर्म देख रहे हैं, खुद उन्हीं के सिग्नेचर करे, उन्हीं का भरा हुआ फॉर्म है। और उन्होंने जो है, हमने उनका जब वो ऑफिस आई तो हमने उनका स्वागत किया और हमने जो है उनको बधाई भी दी कि आपने कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन की है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये उनका फोटो भी लगा हुआ है, उनके सिग्नेचर भी उन्हीं के हैं। चर्चा तो यहाँ तक थी कि मथुरा से ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के खिलाफ कांग्रेस सपना चौधरी को सियासी समर में उतार सकती है, लेकिन सब कुछ सपना ही रह गया। देखिए, लोकतंत्र है, कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। जहां तक मथुरा की आप बात करें, मथुरा से प्रचंड बहुमत से श्रीमती हेमा मालिनी संसद में पहुंचेंगी और नरेंद्र भाई मोदी प्रचंड बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सपना के दावे और कांग्रेस के सबूत में कौन सच्चा और कौन झूठा है, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन सपना के राजनीति में आने का सपना और कांग्रेस का सपना दोनों अधूरे रह गए। तो इस खबर के सामने आने के बाद कि सपना कांग्रेस ज्वाइन कर रही है, सियासी पंडितों ने समीकरण भी तय कर लिए थे, लेकिन सपना ने सामने आकर ये साफ कर दिया कि वो कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रही। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि सपना झूठ बोल रही है। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो गया।